साथियों, हम बुलाना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ, जोरदार म्यूजिक के साथ क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री माधव सिंह ऑन द स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार का, सम्मान का और आपकी तालियों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम माधव है, आगरा में रहता हूँ मैं। पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूँ, मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, दादाजी सरकारी नौकरी में भी थे, माँ हाउसवाइफ, 4 भाई और एक छोटी बहन। मेरा नंबर घर में तीसरा, मेरे से 2 बड़े भाई, तीसरे नंबर पर मैं, मेरे से एक छोटा और एक छोटी बहन। मेरे पिताजी नौकरी में थे, दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे, कुछ रिश्तेदार भी सरकारी नौकरी में थे। तो उन सभी की चाहत थी कि हमारे बच्चे भी आगे अच्छे से पढ़ें लिखें और वो भी सरकारी नौकरी में जाएं, ताकि वो भी अच्छे से सेट हो पाएं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बने। ऐसा ही सभी परिवारों में होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे घर में सरकारी नौकरी थी तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, खाने के लाले नहीं थे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करा पा रहे थे हमारे पिताजी। और हमने कुछ और रिश्तेदारों को देखा तो उनके घर में बहुत ज़्यादा किल्लत थी, दिक्कतें थी। हमारे यहाँ पर फिक्स एक इनकम आ जाती थी और उससे पूरा बजट बना के रखते थे पिताजी और मम्मी। और ये दूध वाले का, ये राशन का, ये बिजली का, ये इसका, ये उसका, ये इसका, ये पढ़ाई का, ये फीस का, ये बच्चों के ड्रेस का, इसका। ऐसा सभी के घरों में होता है कि नहीं होता है? हमारे घर में भी वही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया था। सडनली बीच में कुछ ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। ऊपर वाले को कुछ न कुछ मंजूर होता है, कुछ दिक्कतें आई और उस दिक्कत की वजह से घर में काफ़ी शोक का माहौल हो गया। एकदम से फैमिली कर्जे में चली गई। पिताजी वगैरह भी बहुत सोचने में मजबूर होने लगे, क्या किया जाए, नौकरी से कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। और काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो गया हमारे घर में। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत दिक्कतें थी। बड़े भैया ने उसमें सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हमको बोला कि तुम लोग पढ़ते रहो, मैं पापा को सपोर्ट करता हूँ। वो पापा को सपोर्ट करने लगे, फिर भी काम चला नहीं। तो फिर मेरे दूसरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने बोला तुम लोग पढ़ते रहो, मैं और मेरे छोटे भाई को, बोला तुम दोनों पढ़ते रहो, हम दोनों सपोर्ट करते हैं पापा को। और लेकिन उन दोनों की काम करने से भी बात बनी नहीं। तो फिर मैदान में मैं भी कूद आया। मैं बोला मैं भी सपोर्ट करता हूँ। तो मैं सपोर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 रुपये महीने की नौकरी मुझे मिली, ठीक है। तो 1000 रुपये से लाखों कर्जा चुकने वाला है था नहीं। चुक सकता है क्या? नहीं चुक सकता था। आज से काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ। तो कैसे बात बने, 15 साल पहले की बात। उस समय लाखों रुपए बहुत होते थे, हालांकि बहुत होते तो आज भी बहुत हैं, लेकिन उस समय वैल्यू ज़्यादा थी। तो बड़े भैया ने समझाया कि हमारी पढ़ाई छूट गई, कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, नौकरी लगानी है और सहारा बनना है घर का और कुछ करना है, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पिताजी भी बोला करते थे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़े भैया बोलते थे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तो सभी ये बोलते तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। घर में रिश्तेदार आते थे, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तो मुझे लगने लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए कैसे भी करके। मेरे दिमाग में कहीं से एक सॉफ्टवेयर था कि नौकरी लगे या न लगे भगवान जाने, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन जैसे तैसे करके कम से कम ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, मुझे बीएससी तो जरूर कर लेनी जरूर चाहिए, ऐसा दिमाग में था। तो मैं बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और अपनी नौकरी करने लगा, काम धंधा वगैरह करने लगा। और जो भी मुझे जहाँ पर मैं फिट होता था, कभी लेखपाल के लिए, कभी बैंक के लिए, कभी रेलवे के लिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पे जाता। मुझे लगने लगा कि घर में कुछ होना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। तो मैं अपनी जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और किसी ने सलाह दी कि आप बैंक के लिए ट्राई करो, तो मैं बैंक के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि रेलवे में घुस जाओ, तो मैं रेलवे के लिए ट्राई करना शुरू किया। किसी ने बोला कि नहीं
होटल मैनेजमेंट कर लो, वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैं होटल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि नहीं बीएड करके मास्टर जी बन जाओ, तो मैं बीएड करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला नहीं नहीं क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो, आप नाम रोशन कर सकते हो, क्लास 1 ऑफिसर बनना है आपको, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया। और बड़ा कंफ्यूज था, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कुछ करना जरूर चाहता था। मेरे अंदर तमन्ना थी कि मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, कुछ मिल जाए, कुछ करके दिखाऊं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जज्बा था अंदर से बहुत, लेकिन मालूम नहीं था क्या करना है। तो उस दरमियान में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां नौकरी थी उसको मैंने छोड़ दिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, वहां से आमदनी ज़्यादा आती थी, 5-7 हज़ार रुपये महीने कमा लिया करता था। और बीएड भी कर रहा था, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था बहुत, कैसे भी करके मिल जानी चाहिए। और भगवान को कुछ और मंजूर था, और मेरा जीवन बदलने वाली जो ऊपर वाले ने मेरे लिए सोच के रखा था, जो हर एक का जीवन बदल देती है, वो कंपनी सिक्योर लाइफ का प्लान मेरे दरवाजे तक भी आ गया। और गांव में मेरे चाचा जी रहा करते थे, वो गांव से चाचा जी के साथ में एक टाई वाले भैया आ गए, चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। संडे को मेरे को प्लान दिखाने के लिए ले जाया गया। होटल में मैंने जाकर के इस मीटिंग को अटेंड किया और मेरे होश उड़ गए। मैंने जो आज से पहले कभी सुना ही नहीं था, इस तरह का बिजनेस होता भी है, इस तरह से जिंदगियां बदलती भी हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं था, ना देखा था, ना जानता था इसके बारे में। और दिमाग में झट से एक ही बात आई कि चूको मत, कर लो इसको तुरंत ही। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी बात नहीं आई कि इस तरह का बिजनेस होता है कि नहीं होता, चलता है कि नहीं चलता, रुकता है, भाग जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। एकदम अनजान था मैं, तो कुएं का मेढक था, एकदम नया नवेला था। मैं तो आया और इस बिजनेस को आंख बंद करके मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। पूरी जोश के साथ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते वक्त मुझे खूब मालूम था कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों की टीम बनानी है, 2 लोगों के साथ आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है। और मैं तो आराम से 10-5 को तुरंत बना लूंगा, तुरंत 10-5 की टीम तैयार कर लूंगा, ऐसा मुझे खूब भरोसा था। और इसी जोश के साथ में इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद पूरे एक्साइटमेंट के साथ में मैंने सबसे नज़दीकी क्लोज अपने फ्रेंड को बताया, जो हर वक्त मेरे साथ रहा करते थे, क्योंकि जो मैं करता था वही वो भी करते थे। मैंने बोला चलो इनको तो क्या बताना, इनको तो बोलता हूँ तुम ज्वाइन ही कर लो तुरंत। तो मैंने उनको सबसे पहले सिक्योर लाइफ के बारे में बताया, और मुझे मालूम नहीं था कि वो इसके महाज्ञानी पहले से हैं। मुझे कुछ, मैं बोला ये तो मेरा खासम खास है ना, शुरू से मेरे साथ ही पढ़ा है। तो मैंने बोला चल तुम्हें एक प्लान दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, मैंने ज्वाइन कर लिया है, खूब नोट कमाएंगे। बोला तुमने कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली कहीं? बोला यार हाँ है तो कंपनी, लेकिन तुमको कैसे पता चला? बोला ना मैंने 3-4 महीने पहले ही सुन रखा है, तुम चक्कर मत पड़ जाना। और वो प्लान देखने तक नहीं गया। दूसरे मैंने दोस्त को क्लोज को बताया, मैं बोला इसको छोड़, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 10-5 की टीम तुरंत जल्दी तैयार करनी है, अपलाइन को दिखाना है कि 2 नहीं कैसे 20 की टीम तैयार की जाती है। मैं अपलाइन के नज़रों मुझे नंबर बनाने थे अपने। और मैं तुरंत दूसरे दोस्त के पास में गया, बोला ठीक है चलो। तो उस दिन शुक्रवार का दिन था, मैंने मंगल को ही ज्वाइन किया था, और मैंने संडे का तो इंतजार नहीं किया, उसको पकड़ के मैं शुक्रवार को ले जाकर बिठा दिया मीटिंग में, और ट्रेनिंग में बिठा दिया। तो वहाँ पर तो कुछ बताया नहीं जा रहा था बिजनेस के बारे में। जो लोग ज्वाइन हो चुके थे उनको काम कैसे करना है ये बताया जा रहा था, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना ये बताया जा रहा था। तो वहाँ बताने लगे कि किसी को नाम मत बताना, क्या करना पड़ेगा ये भी मत बताना, और अमाउंट कितना लगेगा ये भी मत बताना। तुरंत खड़ा हो गया और भाग गया वहाँ से। मैंने सोचा बाथरूम गया होगा, और मैंने 5 मिनट इंतजार किया। मैं बोला 5 मिनट में तो आ ही जाना चाहिए था। तो मैं बाथरूम के दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, बाद में पता चला दरवाजे पर लॉक बाहर से लगा हुआ है। मैं बोला यार लॉक अंदर है और लॉक बाहर कैसे लग गया? तो मैं बाद में पता चला अंदर नहीं है। तो मैं समझ गया अपनी कोचिंग पे भाग गया होगा। अब मैं बोला कोचिंग पे जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं मीटिंग में बैठा रहा, और बैठने के बाद में मैं शाम को उनके पास में गया। मैं बोला तुम क्यों चले आए थे? उन्होंने बोला आपने ज्वाइन तो नहीं कर लिया? तो मैं बोला यार इसको क्या बताऊं, मैं बोला ज्वाइन कर लिया, ये बताऊं कि नहीं बताऊं? तो इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है बता ही देता हूं, मैंने तो ज्वाइन कर लिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ईद के बकरे की तरह से हाथ जोड़ के बोला मुझे बख्श दो। तो उसने बोला बख्श दो। मैं चुपचाप चला आया। मैं बोला यार खास दोस्त है, अपने आप को बोलता है और ऐसे बोल रहा है बख्श दो, इतना बढ़िया बिजनेस है और बोल रहा है बख्श दो। मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम कम है
और मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। मेरा तीसरा सबसे जिगरी दोस्त था और वो कोई दुनिया में बात टाल दे लेकिन वो बंदा मेरी बात टाल नहीं सकता था। मैं बोला सबसे खास दोस्त को पकड़ता हूँ। और मैं शनिवार के दिन, शुक्रवार को मैं उसने मना किया, शनिवार के दिन मैंने अपने दोस्त को इनवाइट कर लिया। उसने बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला संडे को मैं सुबह आपके घर आऊँगा, वहीं से दोनों साथ में चलेंगे बाइक पे। तो मैं संडे को सुबह ही पहुँच गया उसके घर पे, तैयार दोनों हुए। उसको मैं साथ में बिठा के बाइक से लेके जाने वाला ही था कि उनके बड़े भैया जो PhD थे, जो हम जैसों को पढ़ाया करते थे, तुरंत मुंह से तान के ऐसे आए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उनके लिए तो बच्चे थे ना हम, छोटू। तो मैं बोला इनको क्या बताऊं, कहीं ये भी ना ऐसे डस लें। ठीक है, कहाँ ये विलेन कहाँ से आ गए? तो मैं बोला कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं हम। तो कंप्यूटर सीखने जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे बोले शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, कंप्यूटर सीखना अच्छी बात है। तभी उसने तुरंत बोल दिया, उसमें मेंबर बनाने से 1,000 रुपये भी आते हैं। मेरे वाले ने वो उसमें 2 मिनट चुप नहीं रहा गया, उसने बोल दिया तुरंत। मैं बोला मरवाएगा ये चुप, और तुरंत वो अपने रौद्र रूप में धारण कर लिया उन्होंने ऐसे करके, और बोले खबरदार इन चक्करों में पड़ मत जाना, तुम लोग बच्चे हो, क्या जानते हो तुम, दुनियादारी क्या देखी तुमने, और खबरदार इन चक्करों में पड़ जाना। ये कंपनियां आती हैं और ऐसे भाग जाती हैं। और वो तो पीला पड़ गया, भाग गया, घर में घुस गया, वो दोस्त भी मेरा खास जिगरी। और मेरे सोचा कि अब मैं यहाँ और खड़ा रहूँगा तो इनका लेक्चर और सुनना पड़ेगा, यहाँ से निकलो। तो मैं वहाँ से निकल के घर नहीं गया, मैं सीधा मीटिंग में गया। और मीटिंग में जाने के बाद चुपचाप मीटिंग अटेंड करता रहा। हॉल भरा हुआ था, लोग थे, सब जोश में थे, एक्साइटमेंट था, सबके चेक आ रहे, सबके गेस्ट आ रहे, मेरे साथ ही कोई गेस्ट नहीं। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि काम अगर नहीं चलेगा तो किसी के साथ नहीं चलेगा, और इनके साथ चलेगा तो दुनिया में मेरे साथ जरूर चलेगा। मैंने बैठा बैठा एक बात दिमाग में एक और सोची, मैं बोला कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, अब उनसे जानकारी जरूर लूंगा मैं। और मैं अपनी अपलाइन के साथ में बैठा, मैंने बोला सर बताओ, दुनिया के लोग आ रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, मुझे बिजनेस में डायमंड बनना है, बताइए कैसे बना जाएगा। उन्होंने बोला कि एक काम करना माधव जी, सीख लो, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती, लेकिन भर जाए तो कभी गिरती नहीं है। आप सीख लो, जानकारी ले लो, एक बार सीख लो, सीख लो, बहुत बड़ा आदमी बनना है आपको, सीख लो इसमें। और मैंने सीखने की बात समझ में आई, और उन्होंने बोला चलो मेरे साथ दिल्ली, आपको वहां पर एक डायमंड की प्रमोशन देखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों मैं सोचा बारात में जा रहा हूं इनकी, मैं दिल्ली चलना है, तो मैं सोचा बस तैयार लगी मिलेगी, उस पर अपन जाके बैठना है, पेप्सी मिलेगी फ्री में। तो उसने बोला 200 रुपये ढीले कर लो। मैं बोला 200 रुपये, 200 रुपये पिक्चर की, कभी बालकनी की टिकट जिसने लेके देखी नहीं, क्योंकि महंगी आती थी 25 रुपये की, और वो 200 रुपये की टिकट लेगा। तो उन्होंने बहुत समझा बुझा के मेरे को सेट कर ही लिया आखिर, और मेरे को दिल्ली में ले गए। दिल्ली में मैंने डायमंड को अपनी आंखों से देखा, और दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वहां पर कमिटमेंट किया अपने आप से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वहां से मैंने कमिटमेंट किया दोस्तों, और आकर के पूरी तेजी के साथ मैंने 35 लोगों को प्लान दिखाया, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। 35 के 35 लोगों ने बहाने बना दिए। बहाना कैसा, मुझे मालूम तो बहाना बना रहे हैं, कोई खूब पैसे हैं उसके पास, फिर भी बोला मेरे पास पैसा नहीं है। लोग बहाने ऐसे बनाते हैं, उन्हें बनाना भी नहीं आता। ऐसे बोलते हैं पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो अभी तो ये बिजनेस करना है मेरे भाई। पैसे होते तो बिजनेस को करने की जरूरत ही क्या थी, है? नहीं है, मुझे भी मालूम है पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू किया है। आपके पास भी पैसे नहीं है, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए तो करना है। फिर आदमी मजबूरी में पैसे की व्यवस्था कर लेता है, मजबूरी में व्यवस्था कर लेता है, कभी हॉस्पिटल जाने के लिए, कभी मैडम की डिलीवरी करवाने के लिए, कभी किसी का कर्जा पटाने के लिए, कभी कुछ और काम करने के लिए, कभी नौकरी में जुगाड़ करवाने के लिए, कभी बच्चे का एडमिशन दिलवाने के लिए मजबूरी में पैसे की व्यवस्था कर लेता है। तो क्या जब खुशी में जरूरत पड़े तो क्या खुशी में व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए? जिंदगी बदलने की जरूरत पड़े तो वहां पर व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए। लेकिन भगवान सद्बुद्धि दे उन लोगों को जिनके मुंह से बात निकलती है कि पैसा नहीं है बिजनेस को करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए नहीं है उसके पास। बाहर है मेरे शख्स, दूसरे कई बहुत बोलते हैं कई लोग कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, मुझे भी मालूम है आपके पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं? क्योंकि पैसा ही नहीं है।
पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह लगे रहे 15 साल हो गए, अगले 15 साल और निकल जाएंगे, तब भी मिल नहीं पाएगा टाइम। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा ही नहीं है। और मैंने अपने लोगों को देखा, इन सीनियर लोगों को 4 से 5 साल में वो लोग डायमंड बन गए। उनके पास पैसा ही पैसा है और टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा है, टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा, टाइम ही टाइम है। तो मेरे को लगा कि यार इसमें पैसा और टाइम दोनों कमाया जा सकता है। एक बात और, लोग ने बहाना बनाया, कैसी बातें बोले, हो सकता है जेन्युइन बात हो। उन्होंने बोला कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, हमसे नहीं हुआ। तो अरे आपको कैसे मालूम आप कर नहीं पाओगे? क्या पता आपको आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या सचिन तेंदुलकर को मालूम था कि वो एक दिन क्रिकेट का शहंशाह बनेगा? क्या किसी को मालूम था अमिताभ जी को कि वो बॉलीवुड के बादशाह बनेंगे? क्या एमएस धोनी को मालूम था कि वो आने वाले टाइम में किंग बनेगा? क्या किसी को पता था एपीजे अब्दुल कलाम को कि आने वाले समय में वो एक शख्सियत बनेंगे? क्या देश के पीएम सीएम सबको मालूम था कि वो शख्सियत बनेंगे? किसी को नहीं मालूम था। उन्होंने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, बन गए वो लोग, शख्सियत बन गए वो लोग, बन गए। बल्ब बनाने से पहले बल्ब बनाने वाले को मालूम नहीं था कि बल्ब बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। धुन सवार थी, बना के देखता हूं भाई, बना के देखता हूं। बने 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 बने, सालों गुजर गए, बना नहीं। लेकिन बंदे ने पीछा छोड़ा नहीं, बना के छोड़ूंगा, देखा ही जाएगी बात, बना के छोड़ूंगा। हवाई जहाज उड़ाने से पहले उसको मालूम नहीं था कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। और कई बहुत सलाह लोगों ने, विद्वान लोगों ने सलाह दी, उड़ता नहीं है, उड़ती नहीं है मशीन, उड़ता नहीं है लोहा। लेकिन वो पागल थे और उड़ा डाली उन्होंने, पागल बन के उन्होंने उड़ा डाली। ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी और भी ढेर सारे डायमंड, वो भी पागल बन गए। उनको लगा दिमाग में लगा कि शायद हम भी बन जाएं डायमंड। उनको मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड नहीं बन सकते। ओम प्रकाश जी को मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड इस बिजनेस में नहीं बन सकते। लेकिन ये बात उनको कहाँ पता थी? उसी तरह, ठीक उस तरह से जिस तरह भंवरे को पता ही नहीं होता कि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन उस पगले को ये बात पता ही नहीं है और अनजाने में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और ओम प्रकाश जी को, ग्रेवाल जी को, चतुर्वेदी जी को, बाकी लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड बन नहीं सकते। और अनजाने में वो लगे रहे और डायमंड बन गए। उदाहरण पेश कर दिया पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने, हम बन के दिखा दिया, आप भी बन सकते हो। रास्ता खुल गया सभी लोगों के लिए, रास्ता खुल गया सभी के लोगों के लिए, खुल गया सभी के लिए, सबके लिए रास्ता खोल दिया। डायमंड बन के दिखाया जा सकता है। और दोस्तों, हमने उनको देखा इस बिजनेस में डायमंड बनते हुए। एक ही दिमाग में भूत सवार था, डायमंड बनना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और मैंने जिन 35 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने जो बहाने बनाए तो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लगा रहा। उन्हीं 35 लोगों में से एक मेरे साथी थे जो स्कूल में पढ़ाया करते थे, डॉक्टर साहब थे, प्रिंसिपल थे जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ के। उन्होंने आकर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मैंने, जबकि वो पागल आदमी को मैंने एक ही बार प्लान दिखाया था। और दूसरा, मैं उसकी तरफ, उनकी तरफ देख रहा कि ये वैसे प्रिंसिपल हैं, मैं इनसे कम पढ़ा हूँ, ये एमएड है, मैं बीएड हूँ केवल। दूसरा, कहीं पागल तो नहीं है, क्योंकि मैं तो उनका फॉलोअप करने भी नहीं गया, घर पे मिलने भी नहीं गया। दो ही सूरत में आदमी काम कर सकता है, या तो आधा पागल है या पूरा पागल है। तो डॉक्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं, डॉक्टर साहब सचमुच में ज्वाइन कर रहे हो? बोला हाँ सचमुच में ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं, चलो ठीक है, एक तो बना। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैं बोला चलो दूसरे ही जुगाड़ देखते हैं। तो एक तरफ एक आदमी हो गया, दूसरा खाली था। तुरंत दिमाग कहाँ जाएगा, खाली वाली पोजीशन पे। तो मेरी दूसरी भी लेग खाली थी, तो मैं उधर के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले ही डॉक्टर साहब बगैर पूछे मेरे ऊपर अपलाइन से मिलकर 3 लोगों को और भर्ती करा दिया, इसमें ज्वाइन करा दिया। और आप लोग क्या होते, खुश होते कि नहीं होते? मेरे को मालूम नहीं कुछ भी बात कि मेरे नीचे 3 लोग और ज्वाइन हो गए। और मैं जब मीटिंग में गया तो अपलाइन ने बोला, माधव जी बधाई हो, आपके नीचे डॉक्टर साहब ने 3 लोग और ज्वाइन करा दिए। मैं इतना गुस्सा हुआ उन तीनों लोगों पे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरे से पूछे बिना मेरी टीम में भर्ती कैसे करा दी? बताइए।
वो भागा प्लान तो मेरा। मैं बोला डॉक्टर साहब तुमने किससे पूछ के ज्वाइन कराए? अरे बोले मेरे नीचे तो होने ही थे ना। तो मैं बोला तुम्हारे नीचे होने थे 2, तुमने 3 क्यों करा दिए? एक मेरे इधर दे देते। तो मेरे को वैसा कुछ, तो उन्होंने तो खैर मना कर दिया, कोई बात ही नहीं, अब क्या होता है। अब मैं लगने पहले तो मैं जूनियर था, अब मैं यहाँ बिजनेस में सीनियर बन गया उनका, डॉक्टर साहब का। तो मैं बोला अभी इज्जत की बात आ गई है, दूसरी लेग को चलाना पड़ेगा भाई, इसमें डालना पड़ेगा अभी 1-2 लोगों को। तो मैं कोशिश कर रहा था अपने आप पे। तो एक बीडीओ साहब का लड़का था, वो बीडीओ साहब बोला करते थे कि माधव जी हमारे बच्चे को भी अपने संग लगा लेना, वैसे बोला करते थे पहले कभी। तो मैं सोचा अभी लगाने का वक्त आ गया इनके बच्चे को। तो मैं बोला अंकल जी आप अपने बेटे को भेजो और उसको लगाने का वक्त आ गया है। बोला अच्छा फिर ठीक है। तो उन्होंने झट से डीडी जमा करवाया और उसको ज्वाइन करवा दिया। अब ज्वाइन करके मैं बड़ा खुश, मेरा चेक आ गया। मैं बोला बहुत बढ़िया, अभी लाइन लगा देंगे। तो मेरा चेक आ गया, मैं तो खुश था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 1 हफ्ता गुजरने के बाद ही तुरंत बाद वो बंदा जो बीडीओ साहब का लड़का था, मेरे को मालूम नहीं था वो आधा पागल है, तो वो अगले हफ्ते घर पे पहुंच गया मेरे। मैं मीटिंग में गया हुआ था, घर पे मम्मी पापा के पास गया, अंकल जी भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला वो तो है नहीं, काम बताओ। मेरा चेक आया होगा। तो उस पागल का चेक कहाँ से आ जाएगा बताइए? तो मैं घर पे पापा ने बताया कि वो चेक मांग रहा था बीडीओ साहब का लड़का। मैं उसका चेक कहाँ से आ जाएगा अभी? उसको लगा मैं बात करता हूँ। तो मेरे पास फ़ोन तो था नहीं उस समय पर। तो मैं वो अगले बार मीटिंग में फिर मिल गया, भैया मेरा चेक। मैं कहा चेक कहाँ से तुम्हारा चेक आएगा, तुमने ज्वाइन कराया किसी को? तो उन्होंने बोला पापा ने बोला था कि भैया के साथ बस बने रहना, चेक आते रहेंगे। मैं बोला पगला है क्या पूरा? मैं उनको बोला ज्वाइन कराना पड़ता है, नीचे ज्वाइन कराना पड़ता है 2 लोगों को, एक इधर, तब चेक आता है। तो बोला ठीक है भैया फिर आप ज्वाइन करा दो। मैं बोला अच्छा मैं ही ज्वाइन कराने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या, बकवास कर रहा है? तो मैं बोला आप ज्वाइन कराओ, मैं आपकी मदद करूँगा केवल। बोला नहीं मैं काम तभी करूँगा जब आप मेरे नीचे 2 ज्वाइन करा दोगे। अब जब देखो मैं अपना काम तो भूल गया, वो जब देखो मेरे से चेक मांगता रहता। बोला मेरे नीचे 2 हुए क्या? जब देखो वो मेरे घर के पास ही रहता था। मेरा घर पहले पड़ता था, आगे जाके उसका घर पड़ता था आधा किलोमीटर पे। तो पहले रास्ते में मेरा ही घर पड़ता था, मेरे घर पे ही आके टोकता था कि भैया मेरा एक हो गया क्या, ऐसे बोली शकल बना करके, मेरा एक हो गया क्या? मेरे को बोला भगवान ये तो एक बंदे को आपने दिया और कैसे पागल को दे दिया, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक था, नहीं ज्वाइन होता तो ही ठीक था, मैं तो फंस गया उल्टा। तो अब मैं टॉर्चर होने लगा उस बात बंदे से। मैं बोला भगवान बचाओ, उसकी शकल देखता मैं गायब हो जाता। मैं बोला भगाओ इसे, अभी क्या किया जाए? तो मैं उस टॉर्चर से बचने के चक्कर में बोला इसके नीचे भाई ज्वाइन कराओ, नहीं मेरा खून पी जाएगा। तो मुझे चेक चाहिए, इस चक्कर में काम नहीं कर रहा मैं अब, और उससे टॉर्चर ना करे इस चक्कर में मैं काम करने लगा कि इस बंदे के नीचे कहीं से ढूंढ के लाऊं। तो कोई मिल ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ठंडा कर देता हूं। तो मैंने अपने छोटे भाई को उसके नीचे ज्वाइन करा दिया। मैं चल 1 महीने में बोला तुम्हारे नीचे ज्वाइन करा दिया है। तो बोला ठीक है भैया ठीक है, एक और रह गया है। अब वो जो ज्वाइन करा दिया तो बोल नहीं रहा, बोला एक और रह गया है, ये बोल रहा बकवास कर रहा है। मैं बोला कहीं से भी लाऊं इसके लिए, एक और कहाँ से ढूंढूं? तो ढूंढने लगाऊं। मेरे को पसीने आते थे, अभी भी आ रहे हैं उस बात को सुन के। तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मेरे रिश्तेदार कोई ज्वाइन हो नहीं रहा, पड़ोसी कोई ज्वाइन हो नहीं रहा, और किसको कराऊं? तो उस समय मैं बीएड की क्लास कर रहा था। तो मेरे को दिमाग में आया बीएड में 50 लड़के 50 लड़कियां हैं, ना तो रिश्तेदार हैं अपने और ना ही दोस्त हैं, 2-4 मुर्गे बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सही है, काम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो निकल लेंगे अपनी पतली के लिए। कौन से दोस्त खास हैं बाद में बोलेंगे, सब घर अपने अपने घर, टाटा बाय बाय। तो मैं सोचा इधर से फंसाता हूँ 1-2 को। और बीएड क्लास में मैं ढूंढता, क्लास में अब जाता था इसलिए नहीं जाता था कि क्लास अटेंड करनी है, ये सोचता सबसे भोला वाला कौन है जो मेरी बातों में आ जाए। मतलब कई चालाक टाइप के भी रहते हैं ना, बोला वो तो मानेंगे नहीं। तो मैं 2-4 वैसे भोले वाले लोगों को ढूंढा करता था। हमारे 5-7 लोगों का ग्रुप था, तो उसी ग्रुप में से मैंने एक पे हाथ रखा, तो उनको जानकारी देने की कोशिश की। तो वो टालते रहे, 1 बार 2 बार 3 बार, 1-1.5 महीने तक टालते रहे। आखिर करके मैं पीछे पड़ा ही रहा, क्योंकि मेरे पीछे कोई और पड़ा था भूत वो, तो उससे कर मेरे को तो पीछे पड़ा ही रहना था। सही है, क्यों? तो मेरे को तो पीछे पड़ना ही था, तो क्योंकि मेरे पीछे जो पड़ा हुआ था, तो मैं पीछे पड़ा रहा। और आखिरकार वो मान ही गए शख्स मेरी बात को, और प्लान देखने के लिए मंजूर कर लिया। और प्लान देखा तो मैं इस सोच करके प्लान दिखाया था कि कैसे भी इसको ज्वाइन करा के उससे पीछे छुड़ाऊं। लेकिन दोस्तों
इसको ज्वाइन करा के बिजनेस में लाखों की टीम बन गई। वो आपके सामने वो शख्स विजयपाल जी के रूप में यहां पर क्राउन बन के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, उधर मैंने ज्वाइन कराया, उधर भी बल्ले बल्ले हो गई, लाइन लगना शुरू हो गई, डायमंडों की बौछार आना शुरू हो गई। 5 साल में मैं डायमंड बन गया। डायमंड बना, घर में खूब खुशियां, कर्जे की बात छोड़ो, अलग कर्जे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, सबका हाथ खत्म खत्म खल्लास, सब कुछ घर में पैसे कर्जा, ऐसे करके घर में कार, मोटरसाइकिल, ये वो, पक्का मकान, ये मकान, वो मकान। पहले पिताजी थे तो सारा खर्चा हमारी पढ़ाई पे किया करते थे, तो हम लोग कच्चे मकान में रहते थे। तो 1-2 रिश्तेदार वगैरह जो समझदार टाइप के रिश्तेदार होते हैं, तो पीछे बोलते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, एक बार मेरे सामने ही बोल दिया कि तुम्हारे बाप ने क्या कर लिया है, नौकरी है, एक पक्का कमरा नहीं बनवा सके। तो वो हमारे पिताजी प्रमोशन लेते नहीं थे, ट्रांसफर पे जाते नहीं थे, क्योंकि बच्चों के संस्कार कौन देगा, बच्चों से दूर हो जाऊंगा इन 5 से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे चक्कर में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, प्रमोशन नहीं लिए, और वो सारा खर्चा हम लोगों पे करते रहे, हमारी पढ़ाई पे। तो उन्होंने बोला कि मेरी दौलत, मेरा सब कुछ, ये बच्चे ही हैं। और तो मेरे दिमाग में था कुछ भी हो जाए भाई, मकान पक्का जरूर बनाना है एक बार। तो मैंने काम करना शुरू किया, और आगरा में जितनी भी पोस्ट कॉलोनी है, सबसे महंगी आगरा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशाओं के अंदर जितनी भी पोस्ट कॉलोनी है, उस पोस्ट कॉलोनी में माधव के नाम का एक फ्लैट, एक प्लॉट, एक लग्जरी प्रॉपर्टी जरूर है। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पिछले 11 साल में सिक्योर लाइफ की कमाई से आज उसी घर में है। सबके ताले लग गए, सब कुछ हो गया। मैं डायमंड बनने का सपना देखा था, मेरे को कई लोगों ने सलाह दी, डायमंड भाई डायमंड, हंसते थे। डायमंड दूर से देखने की चीज होती है, बनने के लिए नहीं होते, ठीक है, इतने ऊंचे मत उड़ो। डायमंड बनने के लिए नहीं होता, ऊंचे उड़ने के लिए नहीं होता, दूर से देखने के लिए होता है। विरले लोग होते हैं, इक्का दुक्का होंगे और कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बनने के लिए सोच भी मत लेना। जिसको ये सलाह दी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ऊपर वाले का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, मेरे घर वालों का धन्यवाद, पेरेंट्स का, सिक्योर लाइफ के डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस शानदार सिस्टम को बनाने के लिए, शानदार ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, शानदार टीम मेरे साथ में सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार टीम बनाने के लिए, उसी के साथ में न बोलो बल्कि वो डायमंड बना, उसके साथ में 100 डायमंड का क्लब कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। 100 डायमंड। क्यों? मैं ही अकेले 8 लाख रुपए महीने का नहीं कमाता, 1 करोड़ 4 लाख रुपए महीने न बल्कि मैं कमाता हूं। मेरी टीम में बैठे हुए यहां पर सभी डायमंड्स आज इस इनकम को ले रहे हैं, और अपनी जिंदगी में वो सब शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। इस बिजनेस में समृद्धि, संपत्ति, समय और सम्मान, ये चारों चीज़ों को का समागम मिलता है। जिंदगी में सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं जब छोटा था तो आगरा में एयरफोर्स का मेला लगता था। जो लोगों ने हवाई जहाज़ नहीं देखा वो 1 किलोमीटर दूर से हवाई जहाज़ देख लें। तो 5 रुपए की टिकट लेके बड़े भैया मुझे लेके गए, चल तेरे को हवाई जहाज़ दिखा के लाता हूँ। तो हवाई जहाज़ देखने के लिए जाली में से 1 किलोमीटर दूर से, वो खराब वाले खड़े रहते हैं उधर, वो खड़ा है दूर से, तो दूर से भी छोटा ही लग रहा था 1 किलोमीटर दूर से। तो बोला इतना ही छोटा होता है, इसमें कितने लोग आते होंगे? बोला जो भी आते होंगे, कौन सा भैया बैठे थे उनको पता था इसमें कितने आते। तो ऐसे दूर से देखा था, भगवान जाने। लेकिन ऐसे साधारण से परिवार के लोगों को भी खूब देश विदेश की यात्राएं हो रही हैं, खूब फ्लाइट से जर्नी हो रही हैं, खूब ज़िंदगी में शान शौकत है। 26,666 रुपये पर डे की आमदनी है भाई साहब, ठीक है जी। थोड़ी देर और 26,666 रुपये महीने में नहीं, हर दिन की आमदनी है भाई साहब। राउंड फिगर में अगर लगाते हैं तो दिन में 24 घंटे वर्सेस 24,000, 1 घंटे का 1,000। रात को पिक्चर देखने गए थे तो थिएटर में 3 घंटे रुके, लोग खर्च करके आते हैं, अकाउंट में 3,000 रुपये जमा हो गए भाई साहब। ऐसे बिजनेस में हैं हम।
और होटल में बाथरूम बहुत अच्छा होता है, आप सबको पता ही है। 1 घंटे नहाने में लगता है वक्त, और गर्म पानी से नहाते हैं, शावर लेते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो 1000 रुपये जमा हो चुके होते हैं खाते में। पर डे 1000, पर घंटे 1000 रुपये कमाने की वाली अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। न बल्कि पैसा है और सम्मान है, लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है। बहुत शानदार टीम है पूरे हिंदुस्तान में। एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, एक फैक्ट्री में काम किया करता था, इंजीनियर था, मैकेनिक था, और अचानक उसे पता चला कि उस फैक्ट्री का जो फ्रीजर प्लांट है उसमें कोई मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गई है, तो सही करना है। इतना कमिटेड था वो बंदा, तो फ्रीजर प्लांट के अंदर एंटर कर गया और उसको ठीक करने में लग गया, और जब तक ठीक हो नहीं गया तब तक वहाँ से निकला नहीं। इस कार्य में उसको करीब 5 घंटे का वक्त लग गया, और तो उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और कब फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हो गई, उसने देखा घड़ी में रात के 10 बज गए, और फैक्ट्री तो 6 बजे बंद हो गई, ताला लग गया। पूरे 500 लोगों का स्टाफ फैक्ट्री बंद करके चला गया। वो फ्रीजर प्लांट का दरवाज़ा बाहर से बंद था, लॉक हो गया, सारी लाइटें बंद थी, और उसे लगने लगा आज तो मेरी मौत निश्चित है, और मुझे तो पता ही नहीं चला। बेसमेंट में था, मोबाइल काम नहीं कर रहा, वो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। बहुत दरवाज़ा ठोका, बहुत पीटा, उसे समझ में आ गया था 6 बजे सब लोग जा चुके होंगे। परेशान बहुत था, क्या करूं भगवान, आज मेरी मौत निश्चित है। और सबसे दुख तो इस बात का है कि मेरे अंतिम समय में मैं अपने परिवार के साथ भी नहीं रह पाऊँगा। परिवार को मिस करने लगा, और थोड़ी देर में उसने सरेंडर कर दिया। आधे घंटे प्रयास करने के बाद सरेंडर कर दिया, और अपने मिस्टेक्स के लिए ऊपर वाले से क्षमा मांगने लगा, और ऊपर वाले को जो ज़िंदगी थी उसके लिए धन्यवाद देने लगा। उसे मालूम था कि आज रात में बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फ्रीजर प्लांट में अगर बंदा रहेगा तो रात भर मर ही जाएगा। तो बहुत परेशान होने लगा। तभी थोड़ी देर के बाद उसके कानों में किसी के चलने की, कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उसे लगा कि कोई आ रहा है, और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर ताला खोलने का प्रयास कर रहा है। अंधेरा था, लाइटें ऑफ थी। तो थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कोई कौन है वहाँ पर, कौन है। और दरवाज़ा खुला तो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में एक टॉर्च था, वो टॉर्च से कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था। तो उसने तुरंत चिल्लाया, कौन है, मैं यहाँ पर अंदर हूँ। तो सामने से आवाज़ आई, हाँ मुझे मालूम है, मैं आप ही को ढूंढने के लिए आया था। तो उसे समझ नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में जब उसने देखा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसी फैक्ट्री का गेट पे सिक्योरिटी देने वाला सिक्योरिटी गार्ड था। तो उसने देखा कि आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। तो उसने बोला कि मैं बाबूजी आप ही को ढूंढने के लिए आया था। तो उसने बोला कि मुझे ढूंढने कैसे आए थे, इस फैक्ट्री में तो 500 लोगों का स्टाफ है, 500 लोग बहुत होते हैं, और सब लोग 6 बजे चले गए, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ अंदर हूँ। तो उसने बोला कि बाबूजी 500 लोगों का स्टाफ जरूर है, पिछले 15 साल से मेरे कानों को एक आदत पड़ गई है कि सुबह कोई आते वक्त मेरे को हेलो बोलता था और जाते वक्त गुड बाय बोलता था। 15 साल से मैं सुन रहा था, आज मेरे कानों ने हेलो तो सुना लेकिन शाम को जाते वक्त गुड बाय नहीं सुना, और मुझे लगा कि गुड बाय बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही है, और मैं गुड बाय सुनने के लिए अंदर चला आया। तो वो व्यक्ति उसके लिए मसीहा का रोल अदा कर दिया उसने। अपने से छोटे वाले व्यक्ति के साथ भी उसने क्या किया, अच्छे से पेश आया, अच्छे से रिलेशन क्रिएट किए, उसको पूरा सम्मान दिया, और वो व्यक्ति उसके लिए ज़िंदगी में भगवान बन गया, ज़िंदगी बचाने वाला बन गया। दोस्तों वैसे तो देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना तो छोटा है किसी से भी, और ना ही बड़ा है किसी से भी, सभी बराबर ही हैं। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से, पद के हिसाब से हमसे जूनियर है, छोटा है, बड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है, डजंट मैटर। भगवान ने मौका एक ऐसा दे दिया है, हर एक के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम जिंदगी में बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हैं। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बिजनेस दे दिया है जहां पर सैलाब ला सकते हैं। इसी शख्स के साथ में लाखों की टीम बन चुकी है दोस्तों, और मुझे भरोसा है ये क्लब अभी 100 का ही बना है। मैं देख पा रहा हूं कि 1000 डायमंड का क्लब भी बनेगा और 10,000 डायमंड का क्लब भी बनेगा, और उसमें गिनती आप बैठे हुए लोगों की जरूर होगी। मुझे विश्वास है आप सभी लोगों के ऊपर। कितने लोग मानते हैं कि हमारा 1000 डायमंड का क्लब बनेगा, 10,000 का बनेगा, तो आपका नाम उसमें शामिल होगा। सभी का एक बार खड़े होकर दिखाओ मेरे दोस्तों, जोरदार ताली।
थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए। हो गए तैयारी? दोस्तों, जितनी खुशी आप सभी को हुई मुझसे मिलकर के, हमारे सभी डायमंड से मिलके, उतनी ही खुशी हमको भी हुई आप सभी से मिलके। आप जितने ऊर्जावान, आप जितने एम्बिशियस लोगों के साथ में काम करने का ईश्वर ने मौका दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने आप के लिए, आप जितने अच्छे लोगों के साथ में काम करने का मौका दिया ईश्वर ने। दोस्तों, बहुत अच्छी ज़िंदगी बन चुकी है। मैं सिर्फ 11 साल में तो एक बच्चा हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाता, क्योंकि 2-3 साल तो अंडर फर्स्ट में लग जाते हैं, छोटी क्लासेस में लग जाते हैं, लोअर क्लासेस में ही। और 11 साल में पूरी तरह से ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं इस ज़िंदगी को कोई एक सेलिब्रिटी की तरह मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। जो एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी रहती होगी वो ज़िंदगी में जी रहा हूँ। सिर्फ 11 साल के अंदर बहुत ही साधारण से परिवार के होने के बावजूद भी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल चुकी है। खूब सारा प्यार है, खूब संपत्ति, समय, सम्मान, सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में। अगर मुझे नहीं मालूम स्वर्ग कैसा होता होगा, लेकिन जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ शायद ऐसा ही होता होगा, और शायद ऐसा ही होता होगा। हर तरफ से घर में खूब सारा प्यार है, सब कुछ है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग डायमंड बने। हम और हमारे डायमंड आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये मंच आप सभी का आह्वान करता है। आइए डायमंड बनिए और हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के चलिए।